हमारी धरती बहुत वैरायटी वाली दुनिया है और यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा साफ दिखता है। इसके वेदर की ड्रामेटिक कहानी को समझने के लिए हमें पहले एक सिंपल लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। यह क्लाइमेट और वेदर के बीच का फर्क है। वेदर वह है जो हम हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं। यह एटमॉस्फेयर का पल भर का मूड है। एक धूप वाली सुबह, अचानक तेज बारिश, एक तूफानी दोपहर। यह तुरंत, अनप्रेडिक्टेबल और हमेशा बदलने वाला होता है। यह प्रेजेंट मोमेंट की कहानी है जो हमारे चारों ओर हवा में लिखी है। क्लाइमेट दूसरी ओर किसी जगह की बड़ी कहानी है। यह लॉन्ग टर्म पैटर्न है, सीजन्स का रिदम जो कई सालों, यहां तक कि दशकों तक दोहराया जाता है। साइंटिस्ट्स 30 या उससे ज्यादा सालों के रिकॉर्ड्स देखते हैं ताकि किसी रीजन के क्लाइमेट को सही ढंग से डिफाइन कर सके। यह प्रिडिक्टेबल एक्सपेक्टेशन है, किसी लैंडस्केप का गहरा फंडामेंटल कैरेक्टर। वेदर को एक किताब के एक पेज की तरह समझो और क्लाइमेट को पूरी कहानी। इंडिया की कहानी सबसे ड्रामेटिक कहानियों में से एक है। इंडियन क्लाइमेट एक टेपेस्ट्री है जो कई अलग अलग धागों से बुनी गई है। इंडिया के क्लाइमेट का इंट्रिकेट डांस कई पावरफुल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स से कोरियोग्राफ्ड होता है। इनमें से पहला है हमारे प्लैनेट पर इसकी पोजीशन, इसका लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन देश के बीचों बीच से एक बेल्ट की तरह गुजरती है। ये इमेजिनरी लाइन इंडिया को 2 डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करती है। दक्षिणी आधा हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में आता है, इक्वेटर के पास, जिससे इसे इंटेंस डायरेक्ट सनलाइट और साल भर वार्मथ मिलती है। उत्तरी आधा हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहां ज्यादा डिफाइंड सीजन्स और टेम्परेचर में ज्यादा रेंज होती है। इसके बाद हमें एल्टीट्यूड पर ध्यान देना चाहिए, यानी जमीन की समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे कोई माउंटेन्सों पर चढ़ता है, हवा पतली और ठंडी होती जाती है। हर 1000 मीटर ऊपर चढ़ने पर टेम्परेचर कई डिग्रीज तक गिर सकता है। इसीलिए हिमालयन पीक्स जमे रहते हैं, भले ही नीचे के प्लेन्स गर्मियों की गर्मी में स्कोर्चिंग रहे हों। इस सिंपल फैक्ट का हवा के प्रेशर और उसमें मॉइस्चर रोकने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है, जिससे यूनिक माइक्रो क्लाइमेट्स बनते हैं और जमीन पर चलने वाली एयरों के रास्ते पर भी असर पड़ता है। तीसरा और शायद सबसे ड्रामेटिक फैक्टर माइटी हिमालय है। यह विशाल पर्वत श्रृंखला एक कोलोसल बैरियर का काम करती है। सर्दियों में यह उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे दिल से आने वाली बर्फीली, सूखी एयरों से बचाता है, जिससे भारत समान अक्षांशों पर दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बहुत गर्म रहता है। लेकिन इसकी सबसे खास भूमिका गर्मियों में होती है। पहाड़ नमी से राउंडी मानसूनी एयरों को ऊपर उठने के लिए मजबूर करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जिससे भारी बारिश होती है और उत्तरी मैदानों को पानी मिलता है। जमीन और पानी के बीच का रिश्ता एक और जरूरी चीज है। जमीन समुद्र की तुलना में बहुत तेजी से गर्म और ठंडी होती है। जैसे जैसे गर्मी आती है, भारत का विशाल भूभाग और उसके उत्तर में तिब्बती पठार सूरज की ऊर्जा को सोखने लगते हैं और बहुत गर्म हो जाते हैं। इससे कम वायुमंडलीय दबाव का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। वहीं आसपास का हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जिससे उच्च दबाव वाला क्षेत्र बना रहता है। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है और यही दबाव का अंतर हवा के बड़े मूवमेंट के लिए स्टेज तैयार करता है। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में वसंत आता है, सूरज आसमान में अपनी उत्तरी यात्रा पर निकलता है। यह खगोलीय गति पृथ्वी के वायुमंडलीय सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। इस ड्रामा में एक मुख्य किरदार इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ है। यह कम दबाव का एक बेल्ट है जो भूमध्य रेखा के पास ग्लोब को घेरता है। उत्तरी गोलार्ध से गर्म, नम ट्रेड विंड्स और दक्षिणी गोलार्ध से मिलती है और बादलों और तूफानों का एक बैंड बनाते हैं। यह असल में ग्रह का थर्मल इक्वेटर है। सूरज के पीछे पीछे हवा के ऊपर उठने वाला यह पूरा बेल्ट उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। मई के आखिर तक यह इक्वेटर से हटकर भारतीय उपमहाद्वीप पर आ जाता है। इसके आने से जमीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरी तरह से बदल जाता है। भारतीय जमीन का तेज गर्म होना, खासकर विशाल और ऊंचा तिब्बती पठार, एक शक्तिशाली इंजन की तरह काम करता है। ये पठार एक बहुत बड़ा गर्मी का स्रोत बन जाता है, जिससे बहुत कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है।
जो एक शक्तिशाली वैक्यूम की तरह काम करता है और चारों ओर से हवा को अपनी ओर खींचता है। मार्च से मई तक का यह समय बदलाव का समय है, प्री मॉनसून एक्टिविटी का मौसम है, जबकि मुख्य घटना अब भी शुरू होनी बाकी है। वातावरण पहले से ही ऊर्जा से राउंडा हुआ है। पूरे उपमहाद्वीप में यह बिल्डअप ड्रामेटिक लोकलाइज्ड मौसम की घटनाओं के रूप में दिखता है। उत्तर पूर्व में काल बैसाखी या बैसाख के महीने की आपदा के नाम से जाने जाने वाले तेज तूफान पश्चिम बंगाल में आते हैं। असम विनाशकारी होने के बावजूद इनकी बारिश जूट और चाय की खेती के लिए बहुत जरूरी है, जो आने वाले सीजन के लिए जमीन तैयार करती है। और दक्षिण में अन्य प्री मॉनसून बारिश अपनी अलग ही ब्लेसिंग्स लाती है। कर्नाटक के तट पर केरला, इन शुरुआती बारिशों को प्यार से मैंगो शावर कहा जाता है, क्योंकि ये ठीक समय पर आती है ताकि पेड़ों पर आम पक सके। केरल और आसपास के क्षेत्रों के कॉफी प्लांटेशंस में इन्हें ब्लॉसम शावर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कॉफी के पौधों में फूल लाने में मदद करती है, जिससे अच्छी फसल की उम्मीद होती है। मई के एंड तक स्टेज पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इंडियन लैंडमास बहुत गर्म होता है, जिससे लो प्रेशर का एक बड़ा जोन बन जाता है। आसपास का इंडियन ओशन जो ठंडा और शांत होता है, हाई प्रेशर का एरिया होता है। ये बहुत बड़ा प्रेशर डिफरेंस मॉनसून को ड्राइव करता है। हवा ओशन के हाई प्रेशर से कॉन्टिनेंट के लो प्रेशर की ओर अपनी एपिक जर्नी शुरू करती है। इन्हीं को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। ये एरे गर्म इंडियन ओशन के ऊपर हजारों किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। वे बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं और वाटर वेपर से भर जाती हैं। जून के पहले हफ्ते के आसपास इसका लीडिंग एज लैंडफॉल करता है। केरल में लैंडफॉल पहली बारिश से रिलीफ और सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। इसके आने से गर्मी की जबरदस्त तपिश खत्म हो जाती है और जीवन देने वाली बारिश होती है। इस लैंडफॉल के बाद मॉनसून एक समान रूप से आगे नहीं बढ़ता। ये उत्तर की ओर बढ़ता है, ये देश भर में पूरब की ओर फैलता है, ये वेस्ट कोस्ट के ऊपर की ओर बढ़ता है, मिड जून तक मुंबई पहुंचता है, साथ ही ईस्टर्न कोस्ट से अंदर की ओर बढ़ता है। जुलाई की शुरुआत तक लगभग पूरा देश मॉनसून की चपेट में होता है। मेटेरियोलॉजिस्ट इसे ईगरली ट्रैक करते हैं, किसान इसे ईगरली ट्रैक करते हैं, सरकारें इसे ईगरली ट्रैक करती हैं। ये सीजन आमतौर पर जून से सितंबर तक होता है, पर इसमें लगातार बारिश नहीं होती। एक्टिव फेज में कई दिनों तक बहुत तेज बारिश होती है। फिर मॉनसून ब्रेक आता है, धूप वाला पॉज। ब्रेक के दौरान आसमान साफ रहता है और टेम्परेचर बढ़ता है। ये ब्रेक मॉनसून ट्रफ में बदलाव से जुड़े हैं। लगातार बारिश न होने से किसान परेशान हो जाते हैं। एक बार जब साउथ वेस्ट मॉनसून इक्वेटर को पार कर जाता है और इंडियन पेनिनसुला के पास आता है, तो इसका रास्ता जमीन के शेप से बंट जाता है। ये दो मेन करंट या ब्रांच में बंट जाता है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों आर्म एक साथ काम करते हैं, लेकिन लैंडस्केप के साथ बहुत अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बारिश और हैरान करने वाला सूखा पैदा होता है। अरेबियन सी ब्रांच लैंडफॉल करती है और वेस्टर्न घाट से टकराती है। वेस्टर्न घाट कोस्ट के पैरेलल चलते हैं। मॉइस्चर से राउंडी एरे माउंटेन्सों की ओर ऊपर उठती है। हवा तेजी से ठंडी होती है, मॉइस्चर बादलों में बदल जाता है और तेज बारिश के रूप में फौलता है। ऑरोग्राफिक बारिश से वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड पश्चिमी ढलान भीग जाते हैं और हरे राउंडे हो जाते हैं। एरें अब और सूखी होकर लीवर्ड साइड से नीचे उतरती हैं। सिंकिंग एयर गर्म होती है और ज्यादा नमी होल्ड कर सकती है। इससे घाटों के पूर्वी तरफ एक रेन शैडो बन जाता है। डेक्कन प्लेटो का मोरेतर हिस्सा इस सूखे रेन शैडो में आता है। टोपोग्राफी ही इन वेदर डिफरेंसेस को ड्राइव करती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच उत्तर पूर्व की ओर तेजी से बढ़ती है। इसका कुछ हिस्सा अराकन माउंटेन्स से डिफ्लेक्टेड हो जाता है और गैंजेस वैली से नॉर्दर्न प्लेन्स की ओर चैनल्ड हो जाता है। जब करंट मेघालय में खासी हिल्स से टकराता है, तो उनकी फनल जैसी शेप मॉइस्ट विंड्स को फंसा लेती है और तेजी से ऊपर उठाती है। इससे पृथ्वी पर सबसे भारी बारिश होती है। मौसिन राम और चेरापुंजी में सबसे ज्यादा याराना बारिश का रिकॉर्ड है। इंडियन मॉनसून वैसे तो एक रीजनल फिनोमिनॉन है, लेकिन यह बाकी दुनिया से अलग नहीं है।
इसकी ताकत और विश्वसनीयता बहुत बड़े पूरे ग्रह पर फैले क्लाइमेट पैटर्न से जुड़ी है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण दूर का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के विशाल विस्तार में उत्पन्न होता है। यह एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन या ENSO है, जो समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव का एक प्राकृतिक चक्र है, जिसका दुनिया भर के मौसम प्रणालियों पर डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, जिसमें इंडियन मॉनसून भी शामिल है। एक नॉर्मल साल के दौरान पैसिफिक में पूरब से पश्चिम की ओर तेज ट्रेड वाइंड्स चलती हैं। वे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म सतह के पानी को जमा करते हैं, जिससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म नम ऊपर उठने वाली हवा और राउंडपुर बारिश होती है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका के पास ठंडा गहरा पानी सतह पर आ जाता है। कुल मिलाकर यह एक मजबूत भारतीय मानसून के लिए अनुकूल वायुमंडलीय दबाव पैटर्न बनाए रखता है। यह एक नाजुक लंबी दूरी का टेलीकनेक्शन है। कभी कभी यह पैटर्न टूट जाता है, इसे एल नीनो कहते हैं। ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं या उलट जाती है। गर्म पानी प्रशांत के पार पूर्व की ओर बहता है। बारिश बदल जाती है। पेरू के तटों पर बाढ़, इंडोनेशिया में सूखा, ऑस्ट्रेलिया में सूखा। भारत के लिए एल नीनो अक्सर बुरी खबर लाता है। बदले हुए दबाव मानसून के विकास को बाधित कर सकते हैं, जिससे एरें कमजोर हो सकती हैं। देरी से शुरुआत, पूरे उपमहाद्वीप में कम बारिश। इसका उल्टा चरण ला नीना है। ला नीना सामान्य पैटर्न को तेज करता है। ट्रेड विंड्स और भी मजबूत हो जाती हैं। ज्यादा गर्म पानी पश्चिम की ओर धकेला जाता है। पूर्व में ठंडे पानी का ऊपर उठना बढ़ जाता है। दबाव के अंतर बढ़ जाते हैं। भारतीय मानसून के लिए अनुकूल ला नीना के सालों में अक्सर औसत से ज्यादा मजबूत मानसून आता है। यह कोलोसल वेदर सिस्टम सबकॉन्टिनेंट की लाइफ ब्लड है। यह मॉइस्चर लेडन विंड्स की एक एनुअल पिलग्रिमेज है, एक जर्नी जो 1 अरब से ज्यादा लोगों और अनगिनत दूसरे लिविंग थिंग्स की किस्मत तय करती है। यह समझना कि भारत में इतनी बारिश क्यों होती है, इस इनक्रेडिबल लैंड के दिल को समझने जैसा है। यह इमेंस फोर्सेस की कहानी है। एक स्कॉर्चिंग सूरज, कोलोसल पहाड़, वास्ट महासागर, सभी एक साथ मिलकर प्रकृति का एक ऐसा स्पेक्टिकल बनाते हैं जो पावरफुल भी है और जीवन के लिए प्रोफाउंडली एसेंशियल भी। यह ग्लोबल कनेक्शन एक रिमाइंडर है कि हमारे प्लैनेट पर सब कुछ आखिर में एक दूसरे से जुड़ा है।